तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज एक ऑब्जेक्टिव टाइप का अति महत्वपूर्ण सीरीज़ में लेके आया हूं और ये 7वां सीरीज़ है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अप्रैल मई तक या अप्रैल के अंत तक मैं कहूँ तो ये यूपी सुपर टेट और यूपी राजस्व लेखपाल भी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक स्पेशल बैच शुरू किया है इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दोस्तों इन दोनों परीक्षाओं के जो पाठ्यक्रम हैं बिल्कुल लगभग कहें कि ये सिमिलर हैं। तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ और आप लोग से एक अनुरोध, ये एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि आप लोग हमारी क्लास से अधिक जुड़िए और उसका फ़ायदा उठाइए। और दोस्तों यदि आपको मदद मिलती है तो प्लीज़ इस मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को आप बड़ा करने में भी सहयोग कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न करके हम लोग देखेंगे और उनको समझेंगे कि ये प्रश्न क्या है और किस प्रकार से हमको इनको हल करना है। यदि हर प्रश्न पे वैसे तो मैं आपको कुछ न कुछ क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, लेकिन यदि आप विस्तृत रूप में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के प्लेलिस्ट मैं आई बटन पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी रहती है, आप वहाँ से जाके महत्वपूर्ण कंटेंट और हिंदी का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे दो प्रश्न हम लोग देखेंगे और पहला प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूँ। पहला प्रश्न है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, 4, 5, 6 और 7। तो आप लोग सोचिए और बताइए कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ। सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। तो मैं नाम बता देता हूं आपको, यही इस समय मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो। तो दोस्तों सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चित, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और एक सर्वनाम आखिरी होता है निजवाचक। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं और आप विस्तृत रूप में पढ़ना चाहें तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैनल पे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ये ऑप्शंस दे दिया है, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्या, कुछ, कौन, यह। तो आप इसमें से देख के बताइए कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। दोस्तों सहज अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं और आपके सामने मैं तीसरा और चौथा प्रश्न लाता हूँ। यह घोड़ा अच्छा है, रेखांकित शब्द का व्याकरणिक स्थान है। देखिए यहाँ पे कुछ रेखांकित कर दिया है, जैसे यह है तो यह घोड़ा अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन इस प्रश्न का क्या मतलब है, ये देखने में तो ऐसा लगता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अब किस प्रकार से नहीं है मैं यहीं पर आपको व्याख्या करूँगा इसको मैं ऑप्शंस फिलहाल पढ़ देता हूँ। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। पूछ रहा है रेखांकित शब्द का व्याकरणिक स्थान पूछ रहा है। यह क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। अब विशेषण जब आप पढ़ेंगे जाके, मैंने पढ़ाया भी है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा से ठीक पहले आते हैं। लीजिए यह घोड़ा अच्छा है, यह विशेषण तो है, अच्छा विशेषण है, हम सभी जानते हैं, लेकिन यह जो है यह घोड़ा, ये संज्ञा से ठीक पहले आया है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण होगा। विस्तृत रूप से मैंने आपको क्लास में बताया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए चौथा देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण यहाँ पे पूछ लिया। देखिए सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। तो आप सोचिए और बताइए कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें विशेषण होगा सच्चा। बाकी जो ये तीनों ऑप्शंस हैं आप देख लीजिए, शीतलता, नम्रता, मिठास, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग इस चीज़ को। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लाया हूँ 5वां और 6वां प्रश्न पढ़ देते हैं। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। रंगीन, यहाँ पे रंगीन शब्द का विशेषण भेद बताइए। रंगीन शब्द जो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इसका विशेषण भेद पूछ रहा है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ मैं।
गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आप सोचिए और बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे आप परिमाणवाचक पे भ्रम में न पड़िएगा, कुछ बच्चे संख्या में होते हैं, इसलिए इस छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। काफ़ी चर्चित लोकप्रिय ये भजन है और आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इसके रचयिता का नाम पूछ लिया है। इसके रचयिता का नाम है दोस्तों रैदास जी। रैदास जी ने इस भजन को रचा था। आगे का प्रश्न देखते हैं। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, कारक पूछ लिया। कारक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको मैंने विधिवत पढ़ाया है। यदि आप जाके देख लेते हैं तो फिर कारक के बारे में आपको कोई संशय नहीं रहेगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। घोंसले में, तो आपको यहाँ पे जो पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, में जो है ये कारक विभक्ति, कारक चिन्ह, कारक परिसर्ग, कुछ भी कह सकते हैं, परसर्ग लिखता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। तो दोस्तों कारक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अधिकरण कारक जो होता है उसका परिसर्ग होता है में या पर। और यहाँ देख लीजिए में आया है, घोंसले में चिड़िया है, मेज पर बिल्ली बैठी है। तो इस तरह के वाक्य जहाँ पे आएंगे में पर, इस तरह से यदि परसर्ग प्रयोग होता है, कारक चिन्ह प्रयोग होता है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये अधिकरण कारक ही होगा। चलिए 8वां देखते हैं। यहाँ पे राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? वाच्य का प्रकार पूछ लिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं और इन तीनों में से कौन सा वाच्य होगा? यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ फिलहाल। कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य और कर्तृवाच्य। तो देखिए यहाँ कर्ता यहाँ राम है और राम ही प्रधान है इस वाक्य में दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, सीधे ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पे होता है कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहाँ पे कर्मवाच्य, और जिस वाक्य में भाव प्रधान होता है वो होता है भाववाच्य। तो आप लोग कन्फ्यूज न होइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। यहाँ पे पेज चेंज है, एक ही प्रश्न देख सकते हैं हम। 9वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये चीज़ हम लोग दोस्तों सोच सोच के बड़े हुए हैं और ख़ास करके कहें कि इसको जिया है हम लोगों ने, क्योंकि जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे जूनियर हाई स्कूल पे या फिर हाई स्कूल स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे खूब हम लोग इन चीज़ों को सुना है। यहाँ पे अलंकार पूछ लिया कि कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ आपके लिए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष। तो आप देखिए यहाँ पानी है, लेकिन आप यमक में कंफ्यूज न होइएगा, शब्दों की आवृत्ति तो हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ कहे कि यमक अलंकार नहीं है, ये है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पानी का कई मतलब है, मोती की चमक या फिर इज्जत जो मान सम्मान होता है उसको भी पानी कहा गया है। और एक पानी खुद अपने रियल अर्थ में है, पानी के रूप में है, क्योंकि चूना तभी तक जीवित रह सकता है जब तक उसके अंदर पानी का कुछ न कुछ अंश हो, तभी चूना जीवित रह सकता है। आप लोगों ने देखा भी होगा गांव में कि चूने को जिंदा रखने के लिए उसमें बार बार पानी मिलाया जाता है। जैसे ही पानी खत्म तो फिर चूना खत्म। इसी तरह से मनुष्य की मान मर्यादा है, यदि उसकी कहा भी जाता है कि यदि मान सम्मान चला गया तो जीवन में कुछ बचा नहीं। और इसी प्रकार से यदि मोती की चमक चली जाती है तो फिर मोती का कोई अभिप्राय नहीं है, मोती की वो कहें कि वो स्थान उसका नहीं रह जाएगा जिस प्रकार से उसको पहले लोग देखते हैं। तो यही है, यहाँ पे श्लेष अलंकार है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है दोस्तों 10वां और 11वां प्रश्न, आप लोग देख लीजिए। और पहला इसमें 10वां पढ़ते हैं हम लोग। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। धर्मवीर भारती, यहाँ पे नहीं सेलेक्ट किया, धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा और नागार्जुन। तो आप सोचिए और बताइए दोस्तों, याद रख लीजिए इसको। कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋजु का विलोम शब्द है, यूपी टेट में ये पूछ चुका है दोस्तों, और सुपर टेट में भी इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ऋजु का मतलब होता है सीधा, और इसका विलोम पूछ रहा है तो सीधा का विलोम सीधे हो जाएगा वक्र। देखिए यहाँ पे सीधा आपको दे के यहाँ कन्फ्यूज़ भी किया है, लेकिन आप इससे भ्रम में न पड़िएगा। ऋजु का विलोम होगा वक्र।
आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां और 13वां प्रश्न हम एक ही साथ देख सकते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। किसने कहा था कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए? तो ऑप्शंस पढ़ देता हूं दोस्तों, आप देखिएगा, मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रावेल का और किलपैट्रिक का। तो अब देखिए यहाँ पे सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो मुझे लग रहा है कि लंबी हो रही है, और इसमें ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन्होंने बुनियादी शिक्षा पे बहुत बल दिया था, और उन्होंने इस तरह की शिक्षा की परिकल्पना की जो कि लोगों को रोजगार दे सके। और दोस्तों उसी के एक भाग के रूप में शिक्षा को समझने के लिए उन्होंने कहा कि बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए, जो प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए, वो उनके मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। 13वां प्रश्न है दोस्तों, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। इस नहीं पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली। तो दोस्तों आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। व्याकरण शिक्षण के लिए इसमें से ये तीनों प्रणालियाँ उपयुक्त हैं, लेकिन कक्षा अभिनय प्रणाली जो यहाँ पे दिया हुआ है ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यदि कहानी की शिक्षा, आप कहानी शिक्षण कर रहे हैं तो वहाँ पे अभिनय करेंगे तो फिर वो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगी, लेकिन व्याकरण शिक्षण के लिए ये प्रणाली उपयुक्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां और 15वां प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूं। तो 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? ऑप्शंस पढ़ देता हूं, बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो इन चारों ऑप्शंस में से आप देख लीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। उत्तर मैं आपको बता देता हूं, इसका सही उत्तर है मिर्ज़ापुर। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की रचना है, पूछ लिया यहाँ पे, अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, खुमान रासो। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये खुमान रासो जो है वो आदिकाल की ये रचना है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां और 17वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। 16वां पढ़ता हूँ, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और मैं अपनी वीडियोज़ में बताता भी रहा हूँ कि लिंग वचन जिन प्रश्नों में पूछता है तो उस तरह के शब्दों को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उन शब्दों का आप वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। यही सबसे अच्छा तरीका है। और ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ आपको, वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। तो स्पष्ट हो गया, ये वाक्य प्रयोग होगा, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। निरामिष किसे कहते हैं? 17वां प्रश्न है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए, निरामिष का अर्थ है मांस रहित भोजन। ये दोस्तों पूछा जा चुका प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी जो है मोक्ष का इच्छुक, इसको मुमुक्षु कहते हैं हम लोग। रात्रि में विचरण करने वाला रात्रिचर या निशाचर कहते हैं उसको हम लोग। मृत्यु का इच्छुक। तो इस तरह से यहाँ पे निरामिष का जो है मांस रहित भोजन ही सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां और 19वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे चेंज है, एक ही प्रश्न में लाऊंगा। शहद शब्द है, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या विदेशज भी ये होता है, तो इस पर आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। ये दोस्तों सही उत्तर होगा, ये आगत शब्द है ये। और शहद जो है एक अरबी शब्द है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ 19वां और 20वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। 19वां प्रश्न पढ़ता हूँ, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, जंगल, स्त्री, पुरुष, पुस्तक, व्यवसायी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20वां प्रश्न है, मुकुंद किसका पर्याय है? तो ये तो आप लोग सहज जान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शंस आपको पढ़ के सुनाता हूँ। विष्णु, शिव, सूर्य, कामदेव। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए, विष्णु भगवान। और अंत में दोस्तों आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह का नाम पूछ लिया उनका, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए, आलोक पर्व। दोस्तों
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी मैं इस तरह की कक्षाएं लाने के लिए, इस तरह के अभ्यास लाने के लिए संकल्पबद्ध हूं दोस्तों। मैंने एक प्रण किया है कि मुझे मेरे चैनल से यदि एक भी बच्चा सेलेक्ट होता है तो यही चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की चीज़ होगी। और आप विश्वास कीजिए, मैं अपने चैनल पे इस मगन ट्यूटोरियल्स पे वही सामग्री लाता हूं जो आपके काम की हो। कोई भी फालतू इधर उधर की सामग्री मैं नहीं लाता हूं। पूरी तरह से जब आश्वस्त हो जाता हूं, हमारी एक टीम है जो इस पे काम करती है, तभी कोई भी सामग्री आपके सामने पब्लिश की जाती है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही था। एक चलते चलते रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप देख रहे हैं और यहाँ तक देख के आए हैं तो कृपया हमें सपोर्ट कीजिए, मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। और इससे होता क्या है कि हमें एक प्रेरणा मिलती है। हम तो लगे ही रहेंगे, हमने संकल्प लिया है और हम बच्चों को परीक्षाओं की तैयारी आगे भी इसी तरह से, इसी जोश से कराएंगे। यदि आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करते हैं तो ये जोश हमारा थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।